चलिए नमस्कार, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। आपका जो चल रहा था ज्योग्राफी जो चल रहा था उसकी ये चौथी वीडियो होगा। आपका इससे पहले हम 3 पार्ट बना चुके हैं, ये आपका चौथा पार्ट होगा। जो हमारी चल रहा था मानव भूगोल के मूलभूत क्षेत्र जो कि मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र जो चल रहा था उसी के मैं आगे बढ़ाता हूं। 1-2 दिन शायद आपका क्लास डिस्टर्ब हुआ होगा, रुक गया होगा, क्लास जो है कि नहीं हो पाया है, तो इसके लिए हमको क्षमा प्रार्थी हैं। और अब हम यहाँ से रेगुलर आपकी क्लास चलेगा। अब इसके लिए आप YouTube पर हमारे चैनल पर बने रहिए और आप पढ़ते रहिए। चलिए, हम जो वहाँ से छोड़ दिए थे, ये जो NCERT सिलेबस चल रहा है जो हम छोड़ दिए थे, आपको मानव भूगोल के बारे में हम बता रहे थे। तो कहते हैं इसमें प्रकृति का मानवीयकरण में सबसे पहली बात है कि प्रकृति का मानवीयकरण में एक विचारधारा निकल कर आया, जबकि मानव का प्रकृतिकरण में एक विचारधारा निश्चयवाद की विचारधारा निकल, इसमें एक विचारधारा संभववाद विचारधारा निकल कर आया है और इस संभववाद विचारधारा को हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संभववाद विचारधारा में सबसे पहली बात है कि संभववाद विचारधारा क्या है। तो ये बड़े प्रश्न के रूप में आपका एग्जाम में आएंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ये एग्जाम में बड़े प्रश्न और छोटे प्रश्न दोनों टाइप से पूछते हैं सवाल। तो आपको अगर बड़े प्रश्न के रूप में हो या छोटे प्रश्न के रूप में हो, आप किसी भी तरह से आपसे सवाल पूछे, इसके उत्तर आपको दे देना है। आपकी जो सवाल का जो होगा कि संभववाद की संकल्पना का प्रशिक्षण कीजिए, आपसे सवाल रहेगा, या तो फिर आपका सवाल रहेगा संभववाद क्या है। इसके बारे में अगर लिखने के लिए दे तो आपको सटीक और अच्छे तरीके से ये आपके उत्तर होगा। जबकि निश्चयवाद में हमने आपको बताया कि प्रकृति को स्वामी बनाया गया, जबकि हमने बता रहा हूं इसमें कि संभववाद में प्रकृति के नियमों को समझते समझते धीरे धीरे अब मानव उसका स्वामी बन गया। सबसे पहली बात हम इसमें आते हैं और देखते हैं। कहते 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ते रहने से मानव ने प्राकृतिक वातावरण पर निर्भरता को स्वीकारना कम कर दिया। जो प्राकृतिक पर जो स्वीकार रहा था प्राकृतिक वातावरण पर, अब वो मानव धीरे धीरे उस पर निर्भर क्या होने लगा, कम होने लगा। इससे सबसे अधिक योगदान फ्रांसीसी विद्वानों ने दिया था। इसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान दिया था तो ये दिया था फ्रांसीसी विद्वानों ने दिया था। तो उसके बाद हम आते हैं कि पृथ्वी के पर अनेक संभावनाएं छिपी है। मानव अपनी बुद्धि तथा चातुर्य से सर्वोत्तम संभावनाओं का चुनाव कर लेता है। इस प्रकार प्रकृति का महत्व नहीं रही और इसमें मानव का महत्व बढ़ गया। कहते हैं प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है। इसी में कहते हैं संभववाद का विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेवरे, क्या है, लुसियन फेवरे अपनी पुस्तक जिसकी नाम है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्टोरी, इसमें आप सबसे पहले सन 1925 ईस्वी में छोटे प्रश्न के रूप में आप एक प्रश्न पूछ सकता है कि किसने लिखा, तो ये लुसियन फेवरे ने लिखा। तो सन 1925 में लिखा और इसमें बाद में ब्लास भी इस विचारधारा पर ग्रंथ चिंतन किए, ब्रून्स ने भी किया, डिमांजिया भी ने इसमें किए, जैसे ये सब फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। ईसा बोमेन भी इस पर रिसर्च किए, कार्ल सावरकर भी किए
और ये सब जो है था अमेरिकी भूगोलवेत्ता था। ये सारी विद्वानों ने इस विचारधारा को विकसित करने में अहम रोल। इसी में एक लुसियन फेब्रे जो थे, इसने एक बात बताया है, कहा कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं तथा मानव इस संभावनाओं का स्वामी है, होने के नाते इनके उपयोग का निर्णय करता होता है। मानव जो है कि इसके स्वामी होने के नाते इसका उपयोग कर सकता है। यही कारण है कि हमने मानव को श्रेष्ठ बनाया और मानव ने इतनी बड़ी समस्या पैदा कर दिया है। इस संसार में इतनी ज्यादा समस्या पैदा हुआ है, जैसे कि हर दिन एक नए बीमारियों को लॉन्च हो रहा है। यही कारण है कि मानव ने इस सारी चीजों को अपने बस में करने की कोशिश जब किया, तो ये सारी चीजों को जैसे ही हुआ तो मानव प्रकृति भी अपने छाप को क्या करेगा, छाप छोड़ेगा, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों का उत्पन्न हो रहा है। ये हमारी जो आपको संभववाद था, ये संभववाद की विचारधारा था। असंभववाद में मानव को श्रेष्ठ बताया, जबकि प्रकृति उसका प्रयोग करता, मतलब कि वो खजाना है, उसको जैसे चाहेंगे प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। एक इसमें अगली एक विचारधारा एक नई निकल कर आएगा, ये विचारधारा को जोड़ने का काम करेगा। दूसरी विचारधारा अगला चलते हैं। चलिए इसमें अगली टॉपिक हम देख लेते हैं। इसमें जब आपको पता चल गया होगा कि निश्चयवाद और में जो है कि निश्चयवाद विचारधारा में प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया गया, जबकि संभववाद विचारधारा में मानव का ज्यादा महत्व दिया गया, तो दोनों विचारधारा विरोधाभास हो जाता है। उस विचारधारा को सर्टिफाइड करने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए एक टेलर साहब आए, और ऐसा वो काम है कि टेलर का काम है सी देना। तो टेलर साहब आए और जो निश्चयवाद विचारधारा था और संभववाद विचारधारा को, उसके बीच के रास्ता को निकाला, और इस बीच के रास्ता को ही कहा गया नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद को हम रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। ये अमेरिका के जो व्यक्ति थे ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने बताया कि मानव पर्यावरण की चीजों को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मानव अगर वो बुद्धिमान है तब इस चीजों को वो विवेक और बुद्धि से अपनी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें हम आते हैं और क्या लिखे हैं देख लीजिए जरा। कहते हैं नव निश्चयवाद विचारधारा, कहते हैं नव निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादन अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर साहब थे। के थे? टेलर। ये कई बार एग्जाम में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टेलर साहब हैं। इन्होंने इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा। इसी विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद कहा, नाम दिया। टेलर की यह संकल्पना पर्यावरण और संभववाद के बीच के मार्ग को ही क्या कहा गया? नव निश्चयवाद कहा गया। ये संकल्पना जो प्रतिपादन, ये जो दोनों के बीच के जो मार्ग है, इसी को जोड़ने का काम किए। ये दोनों को जो जब जोड़ दिए तो जोड़ने का काम तो जानते हैं कि टेलर का काम है सी देना। ये बीच के मध्य मार्ग को ही कहा गया नव निश्चयवाद कहा गया। कहते हैं इस विचारधारा में यह माना जाता है कि मानव के समक्ष प्रकृति ने कुछ सीमाएं निर्मित की है। मानव के समक्ष प्रकृति ने कुछ सीमा को क्या किया है? निर्मित किया है। मानव यदि अपना
सर्वगीण विकास अगर पूरी संपूर्ण विकास चाहता है तो प्रकृति की इन सीमाओं का अतिक्रमण मतलब कि नुकसान ना होकर सीमाओं के अंदर ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने चाहिए। वास्तव में ना तो प्रकृति का ही मानव पर पूर्ण नियंत्रण होता है और ना ही मानव का प्रकृति पर नियंत्रण होता है। ना ही कहते हैं इसमें प्रकृति का ही ना ही मानव पर पूर्ण नियंत्रण है, ना ही मानव का प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण है। हम कह सकते हैं दोनों का एक सक्रिय क्रियाकलाप अंतर संबंध है, दोनों के बीच है। इस अंतर संबंध का सदुपयोग ही मानवीय विकास के लिए आवश्यक है। दोनों के बीच जो संबंध है, दोनों को हमेशा एकदम रहना चाहिए कि उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना, हमारा भी काम हो जाए, दोनों के मध्य मार्ग अच्छा से होना चाहिए। कहते हैं इसीलिए ग्राफिक टेलर साहब जो लिखते हैं ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी में नव निश्चयवाद विचारधारा का उल्लेख करते हुए लिखा कि मानव किसी देश के विकास को तीव्र मतलब तेज या कम या रोक सकता है, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्रकृति वातावरण द्वारा निर्देशित दिशा से नहीं हटना चाहिए। प्रकृति वातावरण के दिशा से मानव को नहीं हटना चाहिए। हम इसमें आपको बता दिए कि ये प्रकृति वातावरण से नहीं हटना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम टेलर के अनुसार अगर हम बोलते हैं तो कहते हैं कि एक मानव जो है कि महानगर के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक का एक सिपाही है जो ट्रैफिक की प्रक्रिया की गति को मंद या तीव्र कर सकता है, लेकिन उसकी दिशा को कभी परिवर्तन नहीं कर सकता। हमको जाना है इधर तो ट्रैफिक पुलिस हमें रोक सकता है, लेकिन इसकी दिशा को हमको नहीं चेंज कर सकता है कि आप इधर चल जाइए। तो ये हमको कहना चाहते हैं। इसमें रूल के अनुसार से कहता है 3 बत्ती होता है, एक लाल का मतलब है रुको, और एक होता है पीला और एक होता है नीला। तो पीला, हरा होता है, एक होता है पीला, एक होता है हरा। तो इसका मतलब है कि जाने के लिए तैयार रहो, इसका मतलब होता है जाओ। इस रूल के अनुसार से टेलर साहब समझाने की कोशिश किए। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो कि नव निश्चयवाद के बारे में हमने आपको कंप्लीट वीडियो बताए और इसमें संभववाद के बारे में हमने आपको बताया। तो इससे पता चला कि मानव को प्रकृति के नियमों के अनुसार से नहीं हटना चाहिए। मानव जब भी हुए तो मानव उसके प्रयोग करने के लिए मानव उस प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए। मानव ऐसा नहीं है कि उस प्रकृति के नियमों को, उस चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करे। मानव उस प्रकृति के नियमों को, चीज़ों को प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसके पास बुद्धि और विवेक के अनुसार मानव उसको प्रयोग कर सकता है। इस तरह से हमारी टॉपिक ये कंप्लीट हुआ और आज की सेशन ये कंप्लीट होता है। अगली वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।